नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे थे क्लास 10 की फिजिक्स, जिसमें हम पहला चैप्टर प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे थे। जिसमें हमने पहला लेक्चर में हमने लाइट इंफॉर्मेशन प्रकाश के बारे में जाना था, और आगे बढ़ते गए तो हमने दूसरे लेक्चर में देखा कि इसमें हमारे प्रकाश परिवर्तन क्या है, प्रकाश परिवर्तन के प्रकार, प्रकाश का परिवर्तन के नियम, ये हमने देखा। तीसरे लेक्चर में हमने ये देखा कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की बात हमने कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं पिछले वीडियो को। देन हम आगे बढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा, दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण बनते कैसे हैं, ये भी आज की वीडियो हमने जानेंगे। तो यहाँ पहले दर्पण है आपका समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है कि इसमें हमारी कोई भी कैपेसिटी नहीं होती, न प्रतिबिंब को बड़ा बनाएगा न ही छोटा बनाएगा, सिर्फ वस्तु के बराबर बनाएगा, ये एकदम समतल है। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण हमारा प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा बनाता है। इसका एरिया दृष्टि क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए सभी चीजों को प्रतिबिंब छोटा छोटा बना देता है। और इसीलिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वाहनों के साइड मिरर में करते हैं, बाईपास देने के लिए। और बात की जाए, ये भी हमारा क्या उत्तल दर्पण है, जो बंदरिये देख रही है, ये भी हमारा क्या है, उत्तल दर्पण ही है, तो इसमें देख रही है। लेकिन बात करें अवतल दर्पण, जो इस तरफ देख रहे हैं, ए वाला मिरर, इस मिरर में आपका अवतल दर्पण है। ये महिलाओं के मेकअप बॉक्स में प्रयोग किया जाता है, महिला ही है अपने मेकअप बॉक्स को देख रही है। ये उस कंडीशन में सीधा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच में होती है, तो आभास से सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए महिलाएं अपने मेकअप बॉक्स में अवतल दर्पण का यूज करती हैं। आइए आज के वीडियो हम जानेंगे ये दर्पण आखिर बनते कैसे, प्लेन मिरर कैसे बनता है, स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, और डिस्ट्रोइटिंग मिरर कैसे बनता है। तो हम इन सब की बात करें। स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण, हमारे दो दर्पण आते हैं, कौन कौन से, एक उत्तल एक अवतल। ये हमारा जो है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर और इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। इन सब की हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आप नहीं शेयर किए हैं अपने दोस्तों तक, तो वीडियो शेयर कर लीजिए। जो क्लास 10th में है, बोर्ड एग्जाम 2027 तैयारी कर रहे हैं और वो बोर्ड एग्जाम 2027 में बैठेंगे, उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो शेयर करिए जल्दी से जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे इसमें दिख रहे हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आखिर बनते कैसे हैं। तो अगर हम बात की जाए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो उससे पहले हम लोग कुछ आपको दिखाने चाहते हैं जादू की पोटली। इसमें हमारे मिरर हैं, समतल दर्पण भी है और उत्तल दर्पण भी है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल अवतल सभी दर्पण हैं इसमें। ये हमारे कौन है, कॉन्वेक्स मिरर और हमारे कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर, तीनों मिरर हमने देख लिया है। चलिए, अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपका है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, राइट। अगर दूसरे मिरर की बात करें तो हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमारा ये है, ये हमारा कौन सा दर्पण है,
उत्तल दर्पण। और ये हमारा कौन सा है, अवतल दर्पण। तो हमारे पास तीनों दर्पण हैं, तीनों दर्पण की बात करते हैं। चलिए, ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर, इनकी बात करते हैं। चलिए देखिए, कोई एक प्लेन कांच रहा होगा, कोई प्लेन कांच रहा होगा, उसके एक तरफ क्या किए गए हैं, कलई किया गया है, रेड ऑक्साइड से कलई किया गया, पॉलिश किया गया है, तो दूसरी सतह चमकदार और परावर्तक तल बन गई। तो इससे जो हमारा बनता है समतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण की बात की जाए, एक कोई कांच का खोखला गोला रहा होगा, कांच का कोई खोखला गोला रहा होगा, उसके आंशिक पृष्ठ को कट किया गया होगा, आंशिक पृष्ठ को कट किया गया होगा। इस आंशिक पृष्ठ को कट करते ही इसके उभरे हुए सतह पर कलई की गई है। उभरे हुए सतह पर कलई हुई तो दबा हुआ तल क्या हो गया, परावर्तक, यानी प्रकाश परावर्तन दबे हुए तल से होगा, और दबे हुए तल से होता है तो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। अब कोई कांच का खोखला गोला रहा होगा, इसके पृष्ठ को, आंशिक पृष्ठ को कट किया गया होगा, इस आंशिक पृष्ठ कट के इसके दबे हुए तल पे कलई किया गया है, इसके दबे हुए तल पे कलई किया गया है। तो उभरा हुआ तल क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया, यानी प्रकाश प्रवर्तन उभरे हुए तल से होगा। यदि प्रकाश प्रवर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण, और ये हमारा समतल दर्पण। हमने तीनों दर्पण दिखाया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तीनों हम रखते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, एक कोई हमारा दर्पण है, इसे बोलेंगे समतल दर्पण। ऐसा दर्पण देखे तो अवतल दर्पण, ऐसे देखे उत्तल। इसमें परावर्तक तल दबा हुआ तल होगा, इसमें परावर्तक तल उभरा हुआ तल होगा, यही अंतर है। और इसमें परावर्तक तल समतल होगा। जिसमें परावर्तक तल समतल है समतल दर्पण, जिसमें परावर्तक तल दबा हुआ है अवतल दर्पण, जिसमें परावर्तक तल उभरा हुआ है उत्तल दर्पण। सीधी सी बात। अगर परावर्तक तल जहां से प्रकाश प्रवर्तन होगा, अगर वो समतल होगा तो समतल दर्पण, यदि वो दबा हुआ तल होगा जहां से प्रकाश प्रवर्तन होगा अवतल दर्पण, यदि वो तल उभरा हुआ होगा जहां से प्रकाश प्रवर्तन होगा उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो इसमें कई भाग होते हैं। देखिए, ए मुख्य अक्ष, एक जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले कटा हुआ भाग, उसी के केंद्र क्या बोल देते हैं, वक्रता केंद्र। ए भी जिस खोखले कटा हुआ भाग, उसी केंद्र क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और जो ए आंशिक रूप से कटा हुआ है, इसका पृष्ठ, उस गोले का जो आंशिक रूप से पृष्ठ कटता है, कोई गोला है, उसका एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। उसका जो आंशिक क्षेत्रफल होगा वो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। ये भी क्या परावर्तक तल है, M1 और M2 क्या है, परावर्तक तल है संपूर्ण। तो इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है उससे बोलते हैं मुख्य अक्ष। एक दर्पण ध्रुव किसे कहते हैं, परावर्तक तल का मुख्य मध्य बिंदु। परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण ध्रुव। तो जो रेखाएं दर्पण ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाती है उससे बोला जाता है मुख्य अक्ष। अभी इसके संबंधी हम सभी परिभाषाएं देखेंगे, जैसे हमने प्रकाश प्रवर्तन में सभी परिभाषाएं देखे थे, उसी प्रकार यहाँ भी हम सारे परिभाषाएं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण। समतल दर्पण वैसे दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल या बराबर हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी देखो, कोई कांच रहा होगा, कोई कांच रहा होगा, उसको हम रेड ऑक्साइड से, ऑरेंज या रेड ऑक्साइड से ऐसे कलई कर देते हैं, कलई कर देते हैं। अब इसका जो पहला तल है क्या हो जाएगा, ये परावर्तक तल होगा। प्रकाश प्रवर्तन ऐसे आए, प्रकाश क्रिया ऐसे आएगी, ऐसे वापस जाएगी, तो हमारे क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। ऐसे प्रकाश क्रिया आएंगी, ऐसे जाएंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये परावर्तक तल। यानी प्रकाश प्रवर्तन किससे होगा, समतल तल से होगा।
समतल तल होगा या प्रवर्तित तल क्या होगा, समतल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। जैसे यहाँ इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आप अगर कोई समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखोगे, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वस्तु है, ये हमारा कोई वस्तु रखा होगा, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। अब वस्तु से प्रकाश की लाइट रे गुजरेंगे, जब लाइट रे गुजरेंगे यहां से, तो पहले लाइट रे इसके बेस से गुजारा जा रहा है, तो यहाँ जितना हमारा ये आपतित क्रिया होगी उतना ही हमारा क्या होगा, ये प्रवर्तन होने के पश्चात प्रवर्तित क्रिया होगी। लेकिन यहाँ अभिलंब जो होगा, अभिलंब के बीच आपतन कोण थीटा है, तो परिवर्तन कोण भी क्या होगा, थीटा होगा परिवर्तन के नियम से, तो हमारी लाइट रे ऐसे गुजर जाएगी। दूसरी है, अगर ये सीधे जा रहे, लंबवत जा रहे, दर्पण के लंबवत जा रहे, तो लंबवत जा रहे तो हमारा अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण जीरो, परिवर्तन कोण भी जीरो हो जाएगा। आपतन जीरो तो परिवर्तन भी जीरो, आपतन कोण जीरो तो परिवर्तन कोण भी जीरो। तो हमारे जैसे गए वैसे लौटा, ये दोनों कहाँ कट कर रही है, जिस पॉइंट पे हम लोग ये देख रहे हैं कि वास्तव में जाके नहीं मिल रही, वहां से आते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वहां से प्रकाश किरण आते हुए प्रतीत हो रही या वहां जाके मिल रही ऐसा आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो वास्तव में तो ये लोग ऐसे टकरा के वापस चले जा रहे हैं, ये दूर चले जा रहे हैं, हम लोग कल्पना करते हैं, आभास करते हैं कि ये पीछे जाके इस पॉइंट पर मिलेंगे, इसलिए यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बने। काल्पनिक प्रतिबिंब को भी क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। या तीसरी लाइन गुजारते हैं, तीसरी लाइन कुछ एंगल पे हम लोग गुजारते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गुजारते हैं, तो अब ये दर्पण के लंबवत नहीं है, तो हम यहाँ देखेंगे इसका अभिलंब कहाँ है, अभिलंब हमारा यहाँ इसका हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आई होगा, तो इतना हमारा आर होगा, हम कहेंगे ए प्रकाश किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, हमारा ए भी क्या कटेंगे, यहीं पर कटेंगे, यानी इसका इमेज हमारा यहीं पर बन जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ऐसा नहीं है कि तीन ही प्रकाश किरण गुजरेंगे इस बिंदु से, इस बिंदु से तीन ही प्रकाश किरण नहीं, लाखों प्रकाश किरण गुजरेंगे, लाखों। तो हम लोग चेक करने के लिए 2 या 3 प्रकाश किरण गुजार देते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। जिस प्रकार हमारे घर में प्रतिदिन चावल पकता है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं 2-3 चावल लेके, हाँ चावल पक गया है, इसी प्रकार हम लोग भी यहाँ 2 या 3 किरण डाल के चेक कर लेते हैं। अब घर में चावल पका है, तो हम पूरे जो बर्तन है, पात्र, उसके पूरे चावल को चेक करते नहीं है कि हाँ सभी चावल पकेंगे, 2 या 3 ही चेक करते हैं। इसी प्रकार हम इसमें भी 2 या 3 प्रकाश के चेक कर लेते हैं बना है कि नहीं। तो इसको प्रतिबिंब बनाने जो तरीका है, लाइट रे कैसे आई, कैसे गुजरेंगे, ये हमारा यही फार्मूला है, आपतन कोण इक्वल परिवर्तन कोण, इसी फार्मूले से हमारे सारे इक्वल हो जाएंगे। ए प्रकाश किरण क्यों ऐसे गए, सीधे टकरा के वापस हो गए, ए ऐसे आपतित हुए परिवर्तित इस तरीके से क्यों हुआ, ए ऐसे आपतित हुए इस तरीके परिवर्तित क्यों हुआ, और जो पीछे लाइनें होती है आभासी, आभास करते हैं तो आभासी डैश डैश लाइन से गुजारा जाता है कि डैश डैश ऐसे जाएंगे, ऐसे यहीं पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसे बना है, आभासी बना है, सीधा बना है, बराबर बना है, बराबर, और दर्पण के पीछे, और कैसे बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे तो हमारी एक कंडीशन है, जब भी कोई पूछेगा समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो हमेशा कहेंगे आभासी, सीधा, बराबर, दर्पण के पीछे, ये हमारे कंडीशन है। इस प्रकार इसमें हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो हमने यहाँ प्रतिबिंब भी देख लिया, प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इसकी बात कीजिए, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी कितना होती है? अनंत, यानी f इक्वल इनफाइनाइट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण के गुण। चलिए, हमने देखा कि इसमें समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होता है। हमने अभी देखा, समझा भी दिया कि वह सापेक्ष क्या होगा? सीधा होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसलिए पर्दे पर उतार नहीं जा सकता है। ये भी हमने समझा दिया, पिछले लेक्चर में समझा, नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इसे हम आभासी भी बोलते हैं। काल्पनिक को या क्या बोलते हैं? आभासी। आभासी काल्पनिक। अगर आभासी प्रतिबिंब है तो वास्तव में जाके उस पॉइंट पर नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उससे पर्दे पर उतार नहीं जा सकता है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु जितना आगे होता है वह उस वस्तु का प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनता है, यानी जितने दूरी पर हमारे वस्तु आगे रखे होंगे दर्पण पे, उतने ही दूरी पर हमारे क्या होंगे? प्रतिबिंब भी बनेंगे, यानी हमारा E इक्वल क्या हो जाएगा? B। यानी वस्तु और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? बराबर होती है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। जितना हमारा इनके बीच वस्तु होगा, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या किसकी दूरी होगी? वस्तु दूरी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब दूरी है, और ये माइनस में होगा। वस्तु दूरी क्या होगी? माइनस होगी, क्योंकि ये दर्पण के बाएं तरफ है। बाएं तरफ ली गई दूरी ऋणात्मक होती है, दाएं तरफ ली गई दूरी धनात्मक होती है। चलिए, जितना हमारे वस्तु दूरी होगी उतनी प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये हमने बता दिया। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी हमारा दायां हाथ बायां हाथ दिखेगा, बायां हाथ दायां हाथ दिखेगा, दायां कान बायां कान दिखाएगा, दायां आंख बायां कान, नाक, ऐसे सब क्या होंगे? पार्श्व उत्क्रमण होगा। कुछ अक्षर भी इसमें क्या होते हैं? पार्श्व उत्क्रमण होते हैं। जैसे आपके देख रहे हैं ए, क्या ए हमारा ए है, ए में क्या होगा? पार्श्व उत्क्रमण होगा। ए में हमारा क्या होगा? पार्श्व उत्क्रमण, जबकि एक्स में नहीं होगा, और ए में नहीं होगा, और एम में भी नहीं होगा, एम में भी नहीं होगा। तो हमारे किसमें किसमें नहीं? ये तीन लेटर हैं, इसमें पार्श्व उत्क्रमण नहीं होगा इन तीनों में, और ई में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे क्या होंगे? पार्श्व उत्क्रमण होते हैं। जब भी शीशम हम देखेंगे हमारे पास उत्क्रमण होंगे। जैसे हमारे कौन कौन से लेटर हैं यहाँ पर देखो, यम है, यम पास उत्क्रमण नहीं होगा, आई में नहीं होगा, होगा लेकिन हमें प्रतीत नहीं होगा, आर में होगा और प्रतीत भी होगा, ओ में होगा लेकिन प्रतीत नहीं होगा। तो हमें किसमें प्रतीत नहीं होते हैं? यम में नहीं प्रतीत होगा, आई में नहीं प्रतीत होगा, और आर में, जबकि इसमें पास उत्क्रमण होता है। तो क्या समतल दर्पण में पास रूप से उल्टा होता है। तो अगर हम देखें, हाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ देखो कितनी अक्षर उल्टा दिखाई दे रहे हैं। शीशम देखेंगे तो हमारे देखो कुछ लेटर सीधे दिखाई दे रहे हैं, कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, दिख रहा है? तो इससे हम बोलते हैं पास उत्क्रमण। हमारे कुछ लेटर ऐसे होंगे जिसमें क्या होता है? पास उत्क्रमण होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। पास उत्क्रमण तो होता जरूर है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारा जिसमें अनुभव नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है लेकिन पास रूप से उल्टा बनता है।
लेकिन पास रूप से उल्टा बनता है। तो कौन कौन से अक्षर होंगे? पहला होगा ए, ए हमें नहीं दिखाई देगा, और किसमें नहीं दिखाई देगा? बी में दिखाई देगा, सी में दिखाई देगा, डी में दिखाई देगा, ई में दिखाई देगा, एफ में दिखाई देगा, जी में दिखाई देगा, एच में नहीं दिखाई देगा, एच में नहीं दिखाई देगा, आई में भी नहीं दिखाई देगा, और आई जे में दिखाई देगा, के में दिखाई देगा, यल एम में नहीं दिखाई देगा। किसमें? एम, एम एन में दिखाई देगा, ओ में नहीं दिखाई देगा। किसमें? ओ में नहीं दिखाई देगा, ओ पी में दिखाई देगा, क्यू में, आर में, एस में, टी में नहीं दिखाई देगा। किसमें? टी, यू में भी नहीं दिखाई देगा, भी में भी नहीं दिखाई देगा, डब्ल्यू में नहीं दिखाई देगा, एक्स में नहीं दिखाई देगा, वाई में नहीं दिखाई देगा, और जेड में दिखाई देगा। तो हमारे इतने अक्षर हैं जिसमें हमें पास उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता है। तो यानी अगर ये आप इसे देखना चाहते हैं तो शीर्षक में ए अक्षर लीजिए, शीर्षक में आप लोग देखिए ए अक्षर आपको सीधा ही दिखाई देंगे। अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हैं यही अक्षर को आप अपने जो नोटबुक ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा पेन को दबा के लिखिए और उल्टा करके पेज देखेंगे तो आपको सारे अक्षर क्या दिखेंगे? सीधे ही दिखेंगे। तो हमारे क्या है समतल दर्पण के गुण थे, क्वालिटी थे, तो हमने देख लिया, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, राइट। गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर, वैसे दर्पण जिसके परिवर्तक सतह खोखले गोले के आकार का भाग होते हैं उससे गोली दर्पण कहते हैं। यानी जिसका प्रवर्तक तल खोखले गोले के आकार के भाग होते हैं, यानी खोखला गोला होगा उसके जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं उसके कुछ आंशिक रूप का कटा हुआ भाग होगा। यानी जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके कुछ आंशिक कटे हुए भाग होता है उसका प्रवर्तक तल, उससे हम लोग क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। जैसे एक खोखला गोला है तो इसका आंशिक कटा हुआ भाग है तो इसके उभरे हुए तल पे कलाई किए गए दबा हुआ तल परिवर्तक तल हो गया तो इसे बोलेंगे अवतल दर्पण। एक खोखला गोला है, इसके कुछ आंशिक भाग कट है तो इसके दबे हुए तल पे कलाई किए गए तो उभरा हुआ तल क्या बन गया? परिवर्तक तल बन गया है, इससे हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो इसमें हमारे जो इस खोखले गोले का केंद्र होगा यही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र ज्यानुल रेखा क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। और हमारा ये क्या है? ये हमारा कलाई किया गया है दबे उत्तल, तो हमारा क्या बन गया? उत्तल दर्पण। तो इसमें क्या हुआ? वक्रता केंद्र और क्या है? पी दर्पण ध्रुव, यानी जो प्रवर्तक तल का मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण ध्रुव कहते हैं। उनके बीच जो रेखा गई उससे बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलेंगे। चलिए गोली दर्पण के कुछ तथ्य हैं। चलिए पहला क्या है? वक्रता केंद्र, इससे लिखिए पहले क्या है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कार्योच्चर, सेंटर ऑफ कार्योच्चर। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ऑलरेडी हम बता चुके हैं और इससे शीर्ष प्रदर्शित किया गया, इससे शीर्ष प्रदर्शित किया गया है। जैसे एक कह क्या रहा है? देखिए कह इतना रहा है कि एक खोखला गोला होगा, एक क्या होगा? खोखला गोला होगा, एक क्या होगा? खोखला गोला होगा, राइट। अब देखो इसके कुछ भाग को कट कर लेते हैं, इतने भाग को।
अब इसका केंद्र भी रहा होगा C, राइट। अब देखो इसके उभरे हुए तल पे अगर कलाई कर देंगे तो एक दर्पण बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। तो वही कह रहा है, जिस खोखले गोले कटा हुआ बना होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी इससे हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र प्रवर्तक सतह की ओर तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र प्रवर्तक सतह के विपरीत होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र प्रवर्तक सतह की ओर होता है। अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होगा प्रवर्तक सतह की तरफ होगा, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र प्रवर्तक सतह के विपरीत होगा। तो यानी इसका कहने के तात्पर्य यह है, इसका कहने का तात्पर्य है, चलिए एंगल है। एंगल अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसमें आपतन कोण प्रवर्तन कोण की जब बात आएगी तब हम लोग इसे देखेंगे। अभी इसे हम डिलीट करते हैं। चलिए देखिए, अगर उभरे हुए तल पे हुआ है तो हमारा प्रवर्तक तल जो वक्रता केंद्र होगा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा तो वक्रता दर प्रवर्तक तल के सतह की तरफ होगा। लेकिन यही अगर दबे हुए तल पे कलाई कर दी गई है तो हमारा जो होगा वो वक्रता केंद्र क्या होगा? प्रवर्तक तल के पीछे होगा, प्रवर्तक सतह के विपरीत होगा। यानी प्रवर्तक सतह हमारा A है, हमारा वक्रता केंद्र कहाँ हो? यहाँ पर। तो हमारा एक कंडीशन थे, अगर लाइट रे यहाँ आएगी तो ये कह रहा प्रवर्तक सतह की ओर, तो अवतल दर्पण प्रवर्तक सतह की ओर है, जबकि यहाँ अगर प्रकाश किरण आएगी तो ऐसे जाएगी, तो यहाँ क्या है? प्रवर्तक सतह के विपरीत। तो हमारे ए अंतर है। ये हमारा किसका है? अवतल का। और ये हमारा उत्तल का। ये अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कार्योच्चर। इसमें हम देखें गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी हमारा गोली दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इससे R से प्रदर्शित करते हैं। इससे R से प्रदर्शित करते हैं। यानी जिस गोले का बना होगा उसी के हम क्या करेंगे? त्रिज्या क्या कहेंगे? उसी की त्रिज्या को हम लोग क्या कह देते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी इस गोला रहा होगा, इसका केंद्र यहाँ रहा होगा, तो इसके कटे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते? कटा हुआ भाग है, यहाँ तक हमारा कट गया। लेकिन इसका त्रिज्या जो यहाँ से परिध से लेके यहाँ के बीच की जो दूरी है, इससे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या। तो इस गोले के त्रिज्या को ही हम क्या कह देते हैं? वक्रता त्रिज्या। और इससे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से। तो हमारा ये हो गया, राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। ध्रुव यानी पोल किसे कहेंगे? प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यानी जितना हमारा प्रवर्तक सतह होगा उसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए ये हमारा क्या है? खोखला गोला है। अब यहां हम लोग देखते हैं
ये हमारा क्या है, खोखला गोला है। अब इसके कुछ भाग को हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, चलिए अब हमारा ये जो होगा, देखिए मान लो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ है, हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमने कट कर लिए और इसको क्या कर दिए, एक तरफ क्या कर दिए गए, कलाई कर दिए गए। दूसरा सतह इसका क्या बन जाएगा, प्रवर्तक तल बन जाएगा। दूसरा सतह क्या बन जाएगा, ये वाला सतह क्या बन जाएगा, प्रवर्तक तल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रवर्तक तल बन जाएगा। तो अब ये जो प्रवर्तक तल है इसी के मध्य बिंदु को AM1 है और AM2 है, इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसके मध्य बिंदु क्या कहते हैं, दर्पण ध्रुव, और इससे P से प्रदर्शित किया जाता है, इससे P से प्रदर्शित किया जाता है। अगर ये P है तो यहाँ हमारा C भी रहा होगा, यहाँ हमारा C भी रहा होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होने वाले रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ अगर देखें तो ये हमारा क्या है, ये दर्पण है। अब इसका मध्य बिंदु ये रहा होगा, अगर AM1 है AM2 है, इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु क्या कहते हैं, दर्पण ध्रुव। वक्रता केंद्र यहाँ रहा होगा, वक्रता केंद्र यहाँ रहा होगा। अब इसी से जो है दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, राइट। ये हमारा हो गया। अगर अवतल दर्पण की बात हमने देख ली, उत्तल दर्पण देखा जाए तो उत्तल दर्पण हमारे कैसे होंगे, अंदर दबा हुआ तल होगा, C कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, P कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। इनसे जो हमारी रेखा जाएगी, इनसे ये वाली रेखा, ये हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये हमारी रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। नोट कर लीजिए इतना। एग्जाम 2027 तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहद जरूरी है। चलिए मुख्य फोकस किसे कहेंगे, मुख्य फोकस किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से पर काटती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। देखिए एक का क्या रहा है, कोई दर्पण रहा होगा, कोई दर्पण होगा, कोई दर्पण होगा, अब देखिए इसमें क्या बन गया, अवतल बना और ये क्या बना, उत्तल बना। तो हमारे दो तरीके। अब इससे जब लाइट रे गुजरेंगे, जब लाइट रे प्रकाश क्रिया आएंगे, किसका मुख्य अक्ष समांतर, तो यहाँ P रहा होगा और यहाँ C रहा होगा, और ये भी क्या होगा, यहाँ C रहा होगा और यहाँ P रहा होगा। तो हमारा मुख्य अक्ष क्या होगा, इसमें हमारा ये मुख्य अक्ष हो जाएगा और इसमें भी हमारा ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कि मुख्य अक्ष समांतर चलने वाली प्रकाश का, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु पर काटते हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटते हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटते हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटते हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, और इससे F से प्रदर्शित करते हैं। यानी जिस बिंदु पर A मुख्य अक्ष पर काटते हैं उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर काटती हुई
प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। काटती है, काटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ दो चीज लिख सकते हैं, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती। काटती है या काटती हुई आभास होता है या प्रतीत होता है। प्रतीत या आभास होता है मुख्य अक्ष पर उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। यानी काटती है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है मुख्य अक्ष पर उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। तो इसमें वास्तव में कट रही है, इसमें क्या हो रहा है, वास्तव में इस पॉइंट पे कट रही है, तो इसलिए इसमें हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस यहाँ। और इसमें आभास हो रहा है कि यहाँ पर जाके मिलेंगे, यहाँ पर काटेंगे, तो हमारे इसलिए क्या है, ये आभासी प्रतिबिंब इसमें बन जाता है और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। तो अवतल दर्पण में हमारे वास्तव में कटती हैं और उत्तल दर्पण में हमारी काटती हुई प्रतीत होती है। ये वास्तव में कटते हैं इसलिए पर्दे प्राप्त किया जा सकता है इसका प्रतिबिंब, ये वास्तव में नहीं करते हैं इसलिए पर्दे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग ये प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे परिवर्तन हो गया, ये आपतित ऐसे हुए, परिवर्तित ऐसे हो गया, राइट। अभी अपवर्तन भी पढ़ेंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। मुख्य फोकस के लिए एक कंडीशन है, बहुत ही जरूरी है, मुख्य समांतर जो प्रकाश किरण जाएंगे दर्पण से परिवर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएंगे या जिस बिंदु से काटेंगे और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, और इससे एफ से प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी बहुत ही जरूरी है, इस पे सवाल बनते हैं। मुख्य फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव तक की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इससे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ। किससे, स्मॉल एफ। यहाँ रॉन्ग बना है, इससे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। इससे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए एक क्या होगा, दर्पण रहा होगा, एक क्या रहा होगा, दर्पण। एक दर्पण रहा होगा, इसमें रेड ऑक्साइड ऑरेंज ऑक्साइड लगा होगा तो कलई हो गया। अब यही कह रहा है कि हमारा अवतल दर्पण है, पी हमारा सी यहां हो गया, पी हमारा यहां हो गया। इससे क्या गुजरेगी, एक रेखा गुजरेगी, इसे बोलेंगे मुख्य अक्ष, इसे बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब कोई प्रकाश किरण गुजरी होगी, कोई प्रकाश किरण राइट है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष समांतर होगी, ऐसे आपतित हुई तो ऐसे परिवर्तित भी हो जाएगी। तो जिस बिंदु पर कटी है
उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस या। अब इनके बीच की दूरी जो होगी, इनके बीच की दूरी यहां से लेके दर्पण ध्रुव और इसके बीच की दूरी क्या होगी, हमारी फोकस दूरी कहलाएगी, और इससे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो गई, राइट, ये हमारे हो गए। लेकिन यह अगर बात की जाए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण हमारे कैसे बन गए, कलाई किस तरफ होगा, अंदर तरफ होगा, किस तरफ होगा, अंदर तरफ होगा। अब क्या होंगे, ए सी रहा होगा, ए पी रहा होगा, तो इससे क्या गुजरेगी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब कोई प्रकाश किरण आएंगी, क्या होगी, लाइट रे आई, मुख्य अक्ष समांतर क्या है, लाइट रे। अब क्या करी, ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो इनके और दर्पण ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, और इससे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ये क्या है, ये किसका है, ये हमारा उत्तल दर्पण का हो गया, उत्तल दर्पण, और हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो हमारे आप देखिए इसमें जो फोकस दूरी क्या है, दर्पण के ध्रुव के बाएं है, इसलिए इसमें फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, और इसमें जो हमारी फोकस है दर्पण ध्रुव से दाएं तरफ है, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक। तो इसमें फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और इसकी क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, होती है। उसकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, फोकस दूरी की, यानी स्मॉल एफ। किसकी बात कर रहे हैं, फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ, राइट, नोट कर लीजिए, फोकस दूरी, फोकस दूरी, राइट, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, यहाँ अवतल और उत्तल दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गोलित दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्रत्येक कंडीशन दो दो दर्पण दिख रहे हैं, एक उभरा हुआ, एक दबा हुआ, एक उभरा हुआ, एक दबा हुआ। तो हमारे इस प्रकार कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बार बार हम बता रहे हैं। देखिए ऐसे अगर दिखेगा, देखिए बार बार हम बता रहे हैं। चलिए चलिए कोई बात नहीं।
चलिए, एक कांच का खोखला गोला रहा होगा। अब इसमें कुछ भाग को हमने क्या कर लिया, कट कर लिए। कुछ भाग को हमने क्या किया, कट किया। मान लो यहां तक की भाग को हमने कट कर लिए और इसमें हमने इतने भाग को कट कर लिया। अब कट करने के बाद इसे क्या कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं। इसके उभरे हुए तल पे पॉलिश किए हैं और इसके दबे हुए तल पे पॉलिश किए हैं। ए सी रहा होगा इसका केंद्र, ए भी इसका केंद्र सी रहा होगा, सी रहा होगा। अब इसमें क्या है कि अब देखिए, अगर ऐसे है तो इसमें प्रकाश प्रवर्तन कहां से होगा, इसमें प्रकाश प्रवर्तन कहां से होगा, दबे हुए तल से होगा। कहां से होगा, दबे हुए तल से। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और इसमें प्रकाश प्रवर्तन कैसे होगा, उभरे हुए तल से होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो हमारी इस प्रकार ये दो कंडीशन है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। तो हमें फाइनली जो रिजल्ट मिलता है ऐसे मिलता है, एक दर्पण ऐसे मिलता है और एक दर्पण ऐसे मिलता है। किसी के उभरे हुए तल पे कलई रहा होगा और किसी के दबे हुए तल पे कलई रहा होगा। अब ये जो होती है हमारा M1 और M2 होती है, जिससे हम बोलते हैं परवर्तक तल। और P होती है, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, P कहलाता है। और C रहा होगा, इसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा, उस खोखले गोले केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब इनसे जो रेखा जाएगी, इनसे जो रेखा जाएगी उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, राइट। इनसे जो रेखा का जाएगी उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इतनी जानकारी हमारा उत्तल और अवतल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा, यहाँ भी हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह धस्सी हो, परावर्तक सतह क्या हो, धस्सी हो तथा रंजित सतह उभरी हो, यानी जो रंजित, जो क्या कलई की गई है, रंजित यानी कलई की गई, कलई, ये क्या हो, धसा हुआ, उभरा हुआ हो। ये रंजित सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, और परावर्तक सतह क्या हो, धसा हुआ, यानी प्रकाश किरण आएंगे और ऐसे परिवर्तित हो जाएंगे। ये हमारा P रहा होगा, ये C रहा होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, या नोट कर लीजिए। यानी प्रकाश परिवर्तन किससे होगा, दबे हुए तल से होगा, उसे कहेंगे हमारा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर हो गया। चलिए उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, वैसे दर्पण जिसके प्रवर्तक सतह उभरी हो तथा रंजित सतह यानी कलई की हुई सतह क्या हो, कलई की हुई सतह क्या हो, कलई, कलई, कलई की गई सतह क्या हो, धसी हुई हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो यानी इसमें एक कंडीशन रहा होगा, राइट। अब रंजित कलई कहाँ की गई है, दबे हुए तल पे, कहाँ की गई है, दबे हुए, जिस खोखले गोले भाग है तो उसका C भी रहा होगा, C। और अगर ये M1 और M2 है तो इसका क्या हो रहा होगा, दर्पण ध्रुव P रहा होगा। इससे जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी, इससे जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। इस कंडीशन में हमारी क्या होंगी, इसके उत्तल दर्पण में, और इसमें जिसका परावर्तक तल कहाँ होगा, उभरी सतह, यानी प्रकाश किरण ऐसे आएंगी, प्रकाश किरण ऐसे आएंगी और फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे और फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ये हमारे फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। हमारा ऐसे वापस चला जाएगा, प्रकाश किरण आए ऐसे वापस में, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। उभरे हुए तल से प्रकाश प्रवर्तन होगा तो उत्तल, दबे हुए तल से होगा अवतल। अगर ये वीडियो आप अच्छे देख लेते हैं तो उत्तल, अवतल, समतल में आप कोई डाउट नहीं रहेंगे, आप तीन दर्पण पहचान सकते हैं। हमने थ्योरी
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सारे इस क्लास में हमने कवर किए हैं। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा आएगा परिवर्तन, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा परिवर्तन। तो आज के वीडियो में हमने दर्पण की पहचान की। तीनों दर्पण कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इतने बार हमने देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी करते रहिए, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए आप तैयार रहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमें जानने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।